नाज़रीन हज़रात, कहकशां के सितारों की महफ़िल में आज हमारे साथ वजीउद्दीन भाई हैं। वजीउद्दीन भाई टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं और आप 2005 से टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिख रहे हैं। इसके अलावा आप बुक रिव्यूज़ लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं। आपने अपना जर्नलिस्टिक करियर 1997 में एशियन एज मुंबई से शुरू किया, फिर इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखा। उर्दू से भी इंतहा मोहब्बत करते हैं, शायरी से लगाव है और एएमयू के ऊपर आपने ये किताब लिखी है, द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडियन मुस्लिम। वजी भाई अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद और वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वजी भाई आप वालेकुम सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वजी भाई, इस किताब के हवाले से ज़्यादातर गुफ्तगू हमारी रहेगी और अलीगढ़ के एएमयू के ताल्लुक से गुफ्तगू हमारी रहेगी। आप अपनी इस किताब में ये लिखते हैं कि आपने महज 3 बरस यूनिवर्सिटी में गुजारे और उसकी भी सिर्फ एक सनद आपके पास है, एडमिशन कार्ड। येट यू ओ योर एग्जिस्टेंस टू एएमयू। तो ये आपका जो दिलचस्प सफर रहा और किन हालात में आप को एएमयू छोड़ना पड़ा, तो आपकी ज़बानी सुनेंगे तो ज़्यादा दिलचस्पी लोगों में पैदा हो। जी जी, ये तो ऐसा हुआ कि जैसे कोई जख्म को कुरेदे, लेकिन चूंकि मैंने किताब में खुद उसके जैसा कि आपने कहा कि इंट्रोडक्शन में ही मैंने बता दिया कि ये किताब क्यों लिखी गई। तो ऐसा हुआ कि 1985 में मैंने जब दरभंगा बिहार से मैट्रिक किया तो मेरे अब्बा हुजूर जो है इस दुनिया में नहीं रहे। वो उनकी बड़ी तमन्ना थी, मुझसे ज्यादा तमन्ना उनकी थी कि मैं अलीगढ़ में जाऊं और सर सैयद के इदारे में पढ़ूं। और मेरा एडमिशन क्योंकि मार्क्स मुझे बहुत ज्यादा थे और मैंने वहाँ डिस्ट्रिक्ट में टॉप भी किया था। तो हिंदुस्तान में उस जमाने में आपको पता है कि ये 1985 की बात है, मार्क्स पे एडमिशन हुआ करते थे। तो हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में मैं अगर चाहता तो वहाँ एडमिशन हो जाता। और जैसा कि पटना यूनिवर्सिटी में भी, दरभंगा यूनिवर्सिटी में और अलीगढ़ में अप्लाई किया गया, तो अलीगढ़ से बुलावा आया और वहाँ पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये जो स्ट्रीम है साइंस का, 10+2 का, उसमें एडमिशन हो गया मेरा। अच्छा। और ऐसा हुआ कि शुरू में बहुत अच्छा दिल लगा मुझे, 2-3 महीने खूब मेहनत की, खूब दिन रात पढ़ते रहे, लाइब्रेरी जाते रहे। और मेरे घर के लोगों ने तो समझा कि बस अब वहां से डॉक्टर बन के ही लौटेगा। तो अच्छा खासा जो दिल लगता था। लेकिन फिर वहां जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि 2-3 महीने के बाद किसी वजह वजह क्या कि मतलब साइंस सब्जेक्ट से मेरा दिल उचाट होने लगा और मेरी दिलचस्पी जो है वो आर्ट्स में, खास करके अंग्रेजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन चीजों में ज्यादा हुई। और मैंने वह महसूस किया कि मेरे लिए डॉक्टर बनना जो है, हालांकि डॉक्टर बहुत अच्छा नोबल प्रोफेशन है और जो लोगों को की ख्वाहिश उनको बनना चाहिए, बहुत जरूरी है हमारे समाज में डॉक्टर का होना। लेकिन मुझे लगा कि यार ये दुनिया जो है, ये अलीगढ़ जो है, इतना बड़ा जहान है, यहाँ डॉक्टर तो बहुत छोटी सी चीज होगी। और ये नैरो पर्सन जो है वो लाइफ का वो देखने का तरीका होगा कि मैं डॉक्टर बनकर आ जाऊँ, मुझे नहीं बनना है। तो मैंने अपने वालिद को लिखा कि उस जमाने में आपको मालूम है कि मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, वही खतूत जो हम लिखते थे। तो हमने खत लिखा और कहा कि साहब मुझे जो है दिल नहीं लगता और मैं चाहता हूँ कि आर्ट्स में एडमिशन ले लूँ। लेकिन वो नहीं माने और बहुत रोना धोना हुआ। और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वहाँ जो है इंटरनल स्टूडेंट जो होते हैं, जो 10+2 करते हैं, यानी 12th वहां से करते हैं, वो इंटरनल होते हैं। उनके लिए 50% मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, दूसरे सब्जेक्ट्स में रिजर्वेशन होता है। यानी जो लड़के, तमाम लड़के जो 12th पर करते हैं वहां से, तो तुम्हारा भी हो जाएगा, तुम डॉक्टर बन जाओगे, सिक्योर बन जाओगे। फिर उन्होंने ये पूछा कि आखिर क्या बनोगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आर्ट्स सब्जेक्ट लूँ, आर्ट्स पढ़ूँ और फिर मैं तैयारी करूँ। लेकिन मेरे वालिद नहीं माने। और फिर ये हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि 12th में जाके मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो बहुत ज्यादा शौक लगा मेरे वालिद को और उसके बाद फिर मुझे वहां से उन्होंने पुल आउट कर लिया। 3 साल के बाद जो है अलीगढ़ मुझे छोड़ना पड़ा। और वो लम्हा बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था मेरे लिए, खास करके जब मैं अपने हॉस्टल से सामान लेकर के स्टेशन पहुंचता हूँ अपने वालिद के साथ, अलीगढ़ स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए वापसी पटना के लिए। तो मैंने उसमें जिक्र किया है कि हजारों कतार मैंने रोया। और तब मुझे एहसास हुआ
अपनी महरूमी का और नामुरादी का कि सर सैयद के चमन से मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने कहा और मैंने लिखा और आपने कहा कि मेरे पास सिर्फ जो है वो जो एडमिशन हुआ करता था, बस वो कार्ड है इस सबूत के तौर पर कि मैंने कभी वहां दाखिला लिया था। लेकिन ये तो खैर बात हुई, लेकिन ये कि अलीगढ़ में पहुंचने के बाद अगर मैं जो कुछ भी कर पाया हूँ अब तक जिंदगी में, जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ दिया है, तो उसका बहुत ज्यादा क्रेडिट अलीगढ़ को जाता है। वो अलीगढ़ को इसलिए जाता है, सर सैयद अलरहमा को इसलिए जाता है कि उस दरसगाह ने जिंदगी को समझने और एक नए जाविये से देखने का अंदाज, हुनर सिखाया। वो सोच मेरे अंदर पैदा कर दी। वो ये अलग बात है कि मेरे पास डिग्री नहीं है अलीगढ़ की, लेकिन स्पिरिट जो है पूरी एएमयू मूवमेंट की और सर सैयद की फिक्र की, वो स्पिरिट को लेने में मैं कामयाब रहा और जिसकी वजह से ये किताब भी लिखी गई। बहुत खूबसूरत ख्याल वजी भाई ये है कि बावजूद इसके कि आपने कोई सनद वहां से नहीं ली, लेकिन आपके अंदर जो एलिगेरियनिज्म है, जो अलीगढ़ की स्पिरिट है, वो काबिल तारीफ है माशाल्लाह। अच्छा वजी भाई, आप इस किताब में आपने बहुत सारे मौज़ूआत को छुआ है। पार्टीशन के वक्त के एमयू के हालात आपने लिखे हैं कि उस वक्त उसका किरदार क्या रहा, और मौजूदा हालात का भी आपने काफी खाका उसमें खींचा है। बहुत रीसेंट इंसिडेंट्स के ऊपर भी आपने तबसरा उसमें किया है। तो एक सीधा सवाल आपसे पूछता हूं मैं कि अब जिस किस्म के फैसले अदलिया से आ रहे हैं, और हमारे वजूद का भी, हमारी यूनिवर्सिटी के वजूद का भी जो एक फैसला है वो भी वहीं पे रुका हुआ है, तो आपकी क्या राय है, आपकी क्या उम्मीद है कि हम इस इदारे को बचा पाएंगे? देखिए, जिस तरह के फैसले आ रहे हैं तो उम्मीद तो बहुत कम है। क्यों कि जो पिछली सरकार थी यूपीए की, उन्होंने जो एफिड दिया था कि अलीगढ़ का जो है वो माइनॉरिटी कैरेक्टर रहेगा सुप्रीम कोर्ट में, उसको आते के साथ मोदी सरकार ने वापस ले लिया था। अब मामला अटका हुआ है वहां। लेकिन जिस तरह के फैसले आ रहे हैं उससे ज्यादा उम्मीद तो नहीं हो रही है कि उसको जो है वो कोर्ट जो है वो शायद इसको माने। लेकिन अब ये सोचने का मुकाम है कि अगर अलीगढ़ का वो कैरेक्टर जो है, जो माइनॉरिटी कैरेक्टर, सिर्फ जैसा कि मैंने कहा, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए वहां नहीं है, बल्कि जो लड़के दाखिला लेते हैं और वहां के इंटरनल स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए सिर्फ जो है प्रोफेशनल कोर्सेज में रिजर्वेशन है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। लेकिन ऐसा होगा कि अगर वो हट जाता है, जो चीज वो रुकी हुई है वो हट जाता है, तो मुझे खदशा ये है कि शायद ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी नहीं बन जाए इस मामले में कि बहरहाल उस्मानिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ में बहुत फर्क है। फर्क इस मामले में है कि अगर आप देखिए इसकी तारीख में जाए तो अलीगढ़ को जो कायम किया गया उसके एक्ट में जो अलीगढ़ का एमयू का एक्ट है, उसमें भी क्लियर तौर पर जो है ये लिखा हुआ है कि मुसलमानों ने जो है इस यूनिवर्सिटी को अब पैसे जमा किया गया था, चंदा किया था, पूरे मुल्क से चंदा किया गया था। फिर वो जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी, जो एमओ कॉलेज 1920 में जो पूरी तहरीक चली, पूरी तारीख है। पूरे मुल्क से लोगों ने जो है वो बड़े बड़े लोग थे उसमें, आगा खां भी थे और कई लोग थे उसमें, कई नवाबीन थे और पूरी तहरीक है। मोहम्मद अली जौहर का भी बहुत अहम रोल है। जी तो जी पूरे मुल्क में सफर किया करते थे ये लोग, चंदा जी। जमा किया करते थे, मुसलमानों ने जमा किया और उसके बाद यूनिवर्सिटी बनी। तो ये है कि और ये फिर के अलीगढ़ जो है वो हिंदुस्तानी मुसलमानों के तशख़्ख़ुस, उसकी आइडेंटिटी, उसका जो कल्चर इथॉस है, इन सबको बचाने का भी एक कहिए कि एक तरह से जामिन लिए हुई है ये यूनिवर्सिटी। अगर ये चीज वहां नहीं होता, ये जो तशख्खुस है वो नहीं बचेगा, तो फिर वो कोई भी दूसरी यूनिवर्सिटी बन जाए, चाहे चाहे बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है यूपी के अंदर ही है, तो फिर वो अलीगढ़ का फिर ये उसकी आइडेंटिटी और उसका जो स्पेशलाइजेशन है वो कहाँ रहेगा। जिस चीज के लिए अलीगढ़ समझा जाता है, जिस चीज के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है, जो उसकी तहजीब है, वो कहाँ बच पाएगी। इसलिए बेहतर है कि अदलिया हो या ये सरकार हो, वो इस बात को समझे
کہ کن مخصوص حالات میں یونیورسٹی قائم کی گئی تھی اور کن لوگوں نے قائم کیا گیا تھا، کس پرپس کے لیے قائم کیا گیا تھا، اور جو تحریک چلی ہے اس میں کچھ لوگ جو ہے برا ان کا جانی مالی نقصان بھی ہوا تھا جب یہ موومنٹ چلی تھی اس کے مائنٹی کریکٹر کا. تو بہتر یہ ہے اور ملک کی سالمیت کے لیے ہندوستانی مسلمانوں کے اندر ایک یہ کہا جائے کہ ایک امید پر امید رہنے کے لیے بھی بہتر ہے کہ علی گڑھ کا جو کریکٹر ہے اس کو برقرار رکھا جائے اور عدلیہ اس پہ مہر لگائے اور اس یونیورسٹی کے کریکٹر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کر کے بلکہ جس انداز میں چل رہی ہے یونیورسٹی اسی انداز میں چلنے دیا جائے. تو یہ میرے خیال سے ملک کے لیے فائدہ مند ہے، مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے اور ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے. یقیناً دعا کر سکتے ہیں اور امید کر سکتے ہیں کہ ایسا ہی رہے. وجیح بھائی آپ لکھتے ہیں کتاب میں کہ 90s میں اے ایم یو کا جتنی تیزی کے ساتھ ڈاؤن فال ہونا شروع ہوا اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا. تو آپ کی نظر میں کیا وجوہات رہی اس ڈاؤن فال کی؟ دیکھیے اس کی کئی وجوہات ہیں. ہوتا یہ ہے کہ حالانکہ خلفشار ہو، تھوڑا بہت تشدد ہو، اور یا یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ لڑکوں کے بیچ میں بہار یوپی کا وہ سب اندرونی معاملات تھوڑے بہت چلتے رہتے ہیں. اب اتنے زیادہ اسٹوڈینٹس ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں، اس وقت تو میرے خیال سے 30,000 سے بھی زیادہ ہیں اور ریسیڈینشیل یونیورسٹی ہے یہ. تو وہاں جو ہے کچھ نہ کچھ کلاشز چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں، بڑی یونیورسٹیز میں کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن ہوا یہ کہ جب پورے ملک میں بہت سارے الگ الگ جگہ پہ ادارے کھلنے لگے تو جو شروع ہوتا یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو یہ کہا جائے کہ جو مڈل کلاس تھا مسلمانوں کا، وہ خاص کر کے مسلمان کا مڈل کلاس، وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے بچوں کو علی گڑھ میں بھیجے. اور علی گڑھ میں صرف ڈگری لینے کے نہیں بھیجتے تھے بلکہ وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ تہذیب، کلچر اور بہت ساری چیزیں تھی اس سے فائدہ اٹھائے، وہاں ایک نئی زندگی ان کو ملتی ہے، اس کو سیکھے، 3-4 سال رہے ہاسٹل میں تو ایک کریکٹر بنتا وہ بن کے آئے. اب یہ ہوا کہ جب یونیورسٹیز الگ الگ جگہ بننے لگی بہت سارا، تو جو کریم طبقہ جو ہے وہ آنا بند ہو گیا یا کم ہو گیا علی گڑھ. اور کچھ اضلاع کے، یو پی کے کچھ مخصوص اضلاع کے اسٹوڈنٹس، بہار کے اسٹوڈنٹس، بنگال کے، یہ سب صرف اطراف کے لڑکے وہاں آنے لگے. اور جب آنے لگے تو ظاہر سی بات ہے کہ آل انڈیا کریکٹر تھا. یعنی جب میرے زمانے میں صاحب کی بات بتاؤں تو میرا جو روم میٹ تھا، پہلا جو مجھے ملا تھا وہ علامہ اقبال ملا تھا. دوسرا جو ہے جو سیکنڈ بار جب میں 12th میں گیا تو مجھے آرم ہال ملا. تو میرے کمرے میں ایک بنگالی، ایک میں، ایک آسام کا، ایک ساؤتھ انڈیا کا، اس طرح کے چار لڑکے ہیں. تو 4 الگ اسٹیٹ ہوتے تھے. ان کا اسٹریم بھی الگ ہوتا تھا. یعنی کہ کوئی آرٹس کا ہے تو اس کے ساتھ سائنس والا بھی ہوتا تھا، اس کے ساتھ جو ہے طبیہ کالج کا بھی ایک ہوتا تھا، اور ایک جو ہے اکنامکس کا یا کسی اور آرٹس فیکلٹی کا ہوتا تھا. یعنی مقصد یہ تھا کہ الگ الگ جگہ سے جو بچے آتے ہیں ان کے اندر انٹریکشن، ایک کمپوزٹ ماحول کریٹ کرنے کا مقصد کمپوزٹ ماحول کریٹ ہو. جی، اور یہ کہ وہ ایک طرح سے صرف وہ مونوٹونی نہیں رہے اور ہوموجینٹی نہیں رہے، اس کو دور کے ڈائیورسٹی پیدا کی جائے. اب یہ ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کہ جیسے میں نے پچھلی بار جب گیا میں آر ایم ہال میں تو وہاں دیکھا کہ سارے کے سارے لڑکے انجینئرنگ کے ہو گئے. تو کیوں ہے بھائی معلوم کیا؟ تو اس لیے ہے کہ نزدیک میں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کالج ہے. جی، ارے یہ کیا طریقہ ہے؟ یعنی یہ سہل پسندی سر سید نے اسی کے لیے فائٹ کیا تھا. سر سید نے اسی سہل پسندی کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی تھی اور یہ جہاد کیا تھا. تو یہ سہل پسندی جو علی گڑھ کے اندر گھس گیا، جس کے خلاف سر سید تھے، سر سید نے مختلف راستہ ڈھونڈا تھا. آپ کو پتا ہے کہ بہت آسان تھا سر سید کے لیے مدرسہ قائم کر دینا. میرے کتاب میں ایک مدرسہ چیپٹر بھی ہے، تو وہ بہت آسان تھا ان کے لیے. لیکن انہوں نے جدوجہد کیوں کی؟ تو یہ سب چیز جب ہوا تو جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ یہ ڈاؤن فال ہونا تھا، کیونکہ وہ ایسا ہوا کہ ایک ہی جگہ کے سارے لڑکے، زیادہ تر لڑکے آنے لگے، سیم کلچر کے آنے لگے. اب ان کے اندر یہ ہوا کہ صاحب ہم وہ جو کہتے ہیں کہ ایک روب اور یہ
कि फिर एंटी सोशल एलिमेंट्स का यूनिवर्सिटी के अंदर आना जाना, उनसे उनका जो है इश्तराक हो गया, और फिर उनके आना बैठक हो गया। लड़कों के अंदर, टीचर्स के अंदर पढ़ने पढ़ाने का जो स्पिरिट होता था, एक टीचर जो है वो तमाम अपने को सिर्फ जो है वो टीचर नहीं बल्कि उसका बच्चों का गार्जियन समझता था। वो बाप के जैसे, और जो लेडीज है तो माँ के जैसे वो अपने आप को समझती थी, और लड़के उनको ट्रीट करते थे। वो चीज जो है वो धीरे धीरे खत्म होती गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि डाउनफॉल हुआ, और डाउनफॉल एकेडमिक में भी हुआ, और उनके तौर तरीका में भी, वहाँ के कल्चरली भी, रहन सहन में भी, कल्चरली भी, हर चीज को। कल्चरली भी डाउनफॉल हुआ। जी, जी सही बात है। तो वजी भाई, यानी आपके ख्याल में जो सर सैयद का मिशन था, उसको सेटबैक तो डेफिनेटली लगा है। ये तो मतलब जो मौजूदा सूरत हाल है, काफ़ी हद तक अपने किरदार को निभाया है इम्यूनो, ऐसा नहीं है, इसलिए कि एकेडमिक्स में भी जो है वो रैंकिंग्स में अच्छे वो रहते हैं। लेकिन बहरहाल जो एक मकसद था उनका अलीगढ़ मूवमेंट का, तो उसको थोड़ा सा डेंट लगा है, ये ज़्यादातर लोगों की राय है। तो इसको रिवाइव करने का क्या तरीका हो सकता है? देखिए, इसका रिवाइव करने का हालांकि आसान तरीका नहीं है। उसके लिए जैसा है कि जो एंट्री लेवल हमारा है, हमारा जो स्टूडेंट्स का इनटेक जहाँ पर होता है, जो एडमिशन होता है, उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी बरतने की जरूरत है। और फिर एक इंटेंसिव ये कोशिश करनी चाहिए, जो फीडर्स हैं हमारे, जैसे सपोज कि मिंटो सर्किल है, या अलीगढ़ के और दूसरे स्कूल्स हैं, वहाँ का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई करना पड़ेगा। वहाँ के स्टैंडर्ड में बेहतर करना पड़ेगा, वहाँ की पढ़ाई बेहतर करनी पड़ेगी। चूंकि वहाँ के बच्चे जो है वो ज्यादातर जो है स्टाफ के बच्चे होते हैं, तो उनका एडमिशन भी होना जरूरी है, हो तो गलत नहीं है। लेकिन बाहर से भी, और फिर ये कि अलग अलग मुल्क के अलग अलग हिस्सों में, अगर सपोज कि आज जैसे आप गल्फ में है, तो जो अलुमनाई वहाँ है, या यूरोप में है, या अमेरिका में है, मिडिल ईस्ट में, उन अलमनाई के अंदर भी ये कोशिश करनी पड़ेगी कि कम से कम उनके एक बच्चा जो उनका किसी भी हाल में अलीगढ़ में जाके पढ़े। ये बदकिस्मती है, खुद मेरे साथ, मैं मानता हूँ, खुद मेरी बच्चियां जो है वो जाना नहीं चाह रही अलीगढ़, और चूंकि एक्सपोज नहीं हुई, या फिर ये कि मैं उनको कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुआ। यही हाल बहुत सारे लोगों का है, जो जिस दौर से मैं और आप गुजरे हैं पढ़ने के जमाने में, शायद उनको नहीं गुजर पाए हैं, उनके लिए आसानियां हैं, इसलिए उनको लगता नहीं है कि अलीगढ़ क्यों जाना चाहिए। लेकिन फिर भी, इसके बावजूद भी, ये कोशिश हमारी और आपकी, सब लोगों की, अलुमनाई की खास करके जिम्मेदारी बनती है कि वो करें। और वो ये कि वो अलीगढ़ को हिंदुस्तानी मुसलमानों का, जैसा कि मैंने कहा कि उसकी की जो है वो जो वेन्स है, जो जो रूह है और उनका दिल है, ये समझे, और इसलिए वो तहरीक चलाई जाए। ये तहरीक चलनी चाहिए हर जगह पूरे मुल्क में, कि अलीगढ़ को हम अपना समझे, और ये यूनिवर्सिटी जो है वो मिल्लत से, मुसलमानों के हालात से, मुसलमानों के मामला से कटकर नहीं जिए, बल्कि जिस तरह से ये उसका ख्याल रखती आई है, आज भी रखे। और ये मिल्लत का काम भी है, ये कम्युनिटी का काम भी है कि वो यूनिवर्सिटी का ख्याल रखे, वो यूनिवर्सिटी को अपना समझे, और वो जो कुछ भी कर सकते हैं उनको बेहतर बनाने के लिए, वो अपने तौर पर करें। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये तहरीक चलाई जाए, ये कोशिश की जाए, तो फिर अलीगढ़ का जो है की शान और शौकत वो फिर बहाल हो जाएगी। और हम समझते हैं कि सर सैयद का ख्वाब जो है कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो एक मॉडर्न थिंकिंग, साइंटिफिक सोच, और तमाम लोगों को साथ लेकर के चलने वाला इंक्लूसिव अप्रोच के साथ, और एक नई स्पिरिट, एक नई एनर्जी के साथ यूनिवर्सिटी गामजन होगी। यहाँ के बच्चे जो निकलेंगे, जैसा कि मैंने किताब में जिक्र किया है कि रशीद अहमद सिद्दीकी साहब जब किसी अच्छे पढ़े लिखे काबिल इंसान से मिलते थे, जो खुश लिबास होता था, अच्छी जुबान बोलता था, तो वो पूछ बैठते थे कि क्या आप अलीग हैं। अगर वो कहता कि हाँ मैं अलीग हूँ, तो बहुत खुश होते। अगर कहता नहीं, तो कहते क्या ही अच्छा होता कि आप अलीगढ़ में पढ़ाई की होती। तो ये अलीगढ़ का पैमाना है। इस जी, पैमाने पे पहुंचने के लिए ये तमाम लोगों को जरूरत है, ये कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ज्यादा इतना मुश्किल भी नहीं है, और ये किया जा सकता है।
सही बात है वजी भाई, ये इनफरादी जिम्मेदारी है मेरे ख्याल से। हुआ ये है कि जो लोग पढ़कर यहाँ से गए और उन्होंने अपना एक अपना मकाम बनाया, एफ्लुएंस आया उनकी जिंदगी में, तो उसके बाद उनकी कोशिश ये रही कि उनकी औलाद जो है वो फिर मजीद आगे निकल के, वो लोग ज्यादा जद्दोजहद नहीं करते कि अपनी औलाद को अलीगढ़ भेजें। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। खैर बहरहाल वजी भाई, एक अलग सा सवाल मेरा है। आपने इसमें किताब में काफी सिविल सर्विसेज के बारे में भी, और चूंकि आप भी एक एस्पिरेंट थे, तो उससे मुतालिक एक मेरा सवाल है कि बहुत सारी तंजीमें जो हैं अब वो इस चीज़ के फिक्र रखती हैं कि सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, और उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स करती हैं। अब जैसे हमदर्द स्टडी सर्कल है, और यहाँ अपना अलीगढ़ में भी जो इसका एक इंस्टीट्यूट RCA, RCA है जी, रेसिडेंशियल कोचिंग, रेजिडेंशियल हाँ जी कोचिंग, तो ये कोचिंग, भी हाँ। खोला गया है। लेकिन इसमें इसका जो एंड रिजल्ट होता है, देखिए ठोक पीट करके हम लोग 15-20 सिविल सर्वेंट्स जो है वो निकाल देते हैं, आते हैं सिविल सर्विसेज में, क्वालिफाई करते हैं, और कभी कभार ज्यादा भी हो जाते हैं। लेकिन वो सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं उनके अंदर पे बैक का जो एक जज्बा होता है वो बहुत कम देखने में मिला है। वो लोग क्वालिफाई करने के बाद, आने के बाद फिर वो मेन स्ट्रीम में हो जाते हैं, उनसे कम्युनिटी को तो कोई ऐसा फायदा नजर नहीं आता है। तो ये जो है यानी इतने सारे एफर्ट्स जो हैं वो अगर लोअर लेवल के ऊपर एकेडमिक स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए किए जाएं तो ये ज्यादा मुनासिब न होगा? नहीं, बहुत सही है आपका सवाल और आपकी फिक्र जो है वो मुझसे मैं इत्तेफाक करता हूँ। मुझे याद है कि सैयद हामिद साहब जो वाइस चांसलर भी रह चुके हैं और हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी, फाउंडर सेक्रेटरी, और फिर जो हमदर्द कोचिंग सेंटर कायम किया गया था उनके बुनियाद प्रस्तों में से हैं। तो वो हमेशा कहा करते थे, अक्सर कहा करते थे कि वो सिविल सर्वेंट जिसके अंदर मिली शऊर नहीं है, मिली शऊर अगर नहीं हो तो उस पर हमें मेहनत करने की जरूरत क्या है। हम अगर उस जिस स्टूडेंट के अंदर मिली शऊर पैदा नहीं किया और वो IAS बन जाए, IPS बन जाए, कुछ और बन जाए, तो वो हमारे लिए उतना ही बराबर है जितना और कोई दूसरा है। तो अब प्रॉब्लम ये होता है कि अक्सर बेशतर ऐसा देखा गया कि जो लोग खुद मिल्लत के सरमाया इस्तेमाल करके, सपोज किए अलीगढ़ से या जामिया मिलिया से या फिर वो जो है जामिया हमदर्द से, वहां का सरमाया इस्तेमाल करके, रिसोर्स इस्तेमाल करके उन्होंने क्रैक किया, और वो जाने के बाद जो है वो बिल्कुल भूल जाते हैं, वो पीछे मुड़ के नहीं देखते, और वो ये नहीं कोशिश करते कि साहब अगर हमारे पीछे जो कुछ बच्चे हैं उनको कुछ मोटिवेट किया जाए, या हम क्या कर सकते हैं, या ठीक है उनकी पाबंदियां होती है गवर्नमेंट जॉब में जाकर के, वो उस तरह से नहीं करते जैसे मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं मेरे अंदर बहुत सारी आजादियां लिखने की, बोलने की, ये गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होती है, पाबंदियां भी होती है। वो एक ठीक है, वो एक हद तक मानने की बात है। लेकिन मसला ये है कि अक्सर और बेशतर ये ब्यूरोक्रेट्स रिटायरमेंट होने के बाद उनके अंदर फिक्र पैदा होती है, जब तक वो ज्यादा काम के नहीं होते। सही बात वो है। देखेंगे आप, बहुत अभी भी मुस्लिम बहुत सारे सोसाइटी बनी है जी 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 मुसलमानों की, रिटायरमेंट होने के बाद जब रिटायर कर जाते हैं तब उनके अंदर फिक्र पैदा होती है। अब बिल्कुल 60-65 साल गुजर जाने के बाद उन्होंने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा निकाल दिया, फिर उसके बाद फिक्र पैदा करते हैं। ये फिक्र शुरू से ही होनी चाहिए, और ये बिल्कुल कोशिश करें कि क्या कर सकते हैं हम। अगर हर कोई 25% टाइम अपना दे, पैसे की बात नहीं है, पैसा देने वाले दूसरे बहुत हजरात हैं, सिर्फ 25% अपना टाइम दे, अपनी एनर्जी दे कि किस तरह से मिल्लत की थोड़ी बहुत रहनुमाई कर दे, थोड़ी बहुत इन बच्चों की। और वो करना गुनाह नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करता है हमारा, सही ये बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मना नहीं करता है कि सही बात आप अगर कोई पसमानदा लोग हैं जो बैकवर्ड हैं, जो उसमें SC ST भी आते हैं, उसमें दूसरे लोग भी आते हैं, और मुसलमान के बच्चे भी हैं, अगर आप उनकी थोड़ी सी रहनुमाई करें तो कोई रोकता नहीं है, बल्कि नहीं, वो गवर्नमेंट डर ऑफ जाते इंडिया हैं, को। वो वजी भाई वो डर जाते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि वो डर जाते हैं कि अगर वो कुछ, अब बल्कि कुछ तो नुकसान की हद तक काम करते हैं, हाँ क्योंकि हाँ, वो मेरे उनको सामने है। उनको उनको सही अपनी कहा। अपनी जो है हुब्बुल वतनी और अपनी लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर प्रोफेशन उनको साबित करनी होती है, तो वो बिल्कुल उसका जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं उसके बिल्कुल बरक्स वो बिहेव करते हैं।
تو خیر بہرحال یہ کہ یہ بات آپ نے بہت دلچسپ کہی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور بہت ہاں سارے ایسے بالکل بالکل۔ بیوروکریٹس ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد اس پہ کام کر رہے ہیں، کوچنگ وغیرہ چلا رہے ہیں۔ اچھا وجیح بھائی، آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ اس وقت جو میڈیا ہے، چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، تو یہ دو خیموں میں بٹا ہوا ہے، پرو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو اس میں آپ کہاں کھڑے ہیں، اور 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 کتنا چیلنجنگ ہے آج کے دور میں جرنلسٹ ہونا؟ دیکھیے یہ بہت بہت دلچسپ سوال ہے، اور یہ چبھتا ہوا سوال ہے خاص کے جرنلسٹ کے لیے۔ جی وہ جیسا کہ رویش کمار نے خانوں میں بانٹ دیا ہے کہ گودی میڈیا ہے اور ایک دوسری میڈیا ہے۔ جی تو بہرحال الحمدللہ میں بچا ہوا اس لعنت سے ابھی کہ جس کو گودی میڈیا کے خانے میں ڈالیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اخبارات کی جس اخبار سے میں منسلک ہوں وہ ہندوستان کا، آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا ہے، تو اس کی پالیسی ظاہر سی بات ہے مجھے فالو کرنی ہے۔ لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ کبھی میرے اخبار میں جو اسٹوری اگر میں نے کرنا چاہا اور اس کے اندر جسٹیفیکیشن ہے کرنے کی، تو کبھی کسی نے نہیں روکا آج تک، اور نہ تک کبھی روکتا اور نہ کبھی ڈسکریج کیا کہ تم کو یہ نہیں کرنا چاہیے یا مت کرو، بلکہ وہ انکریج کرتے ہیں، گو ہیڈ کرو، جو اگر وہ چاہے وہ ٹرینڈ اسٹوری ہے، نیوز ہے، فیچرز ہے، کتنی چیزیں میں لکھتا رہتا ہوں۔ تو یہ صرف ایک پرسپشن ہو سکتا ہے کہ صاحب فلاں اخبار جو ہے وہ بائسڈ ہے، ایسا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ لگتا بھی ہو، اور ظاہر سی بات ہے جو حکومت وقت ہے تو ہر حکومت چاہتی ہے کہ وہ میڈیا کو کنٹرول کرے۔ اب یہ ہے کہ یہ میڈیا کو دیکھنا پڑے گا، میڈیا ہاؤسز کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنا، کس حد تک اس کو ریسسٹ کرتا ہے، اور کس حد تک جو جرنلزم ہے، جو جرنلزم کی ایتھکس ہے، اس پہ قائم رہتا ہے۔ کیا وہ بھی درباری میڈیا بن جاتا ہے، یا پھر وہ آزاد، خود مختار اور سچ کو سچ کہنے والا، بتانے والا، لکھنے والا بنتا ہے؟ یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور یہ سچ بات ہے کہ میڈیا کی مجبوری ہے، ان کو صاحب ان کو ایڈ چاہیے، ان کو اگر سرکار کا تعاون نہیں ہو تو شاید وہ آگے بڑھا بھی سروائیول، نہیں پائے، صحیح چل بھی بات، نہیں، سروائیو نہیں کر پائے۔ سروائیور کا ہی مسئلہ ہے، کیونکہ صحیح اس میں بات۔ خرچہ بھی بہت ہوتا ہے، ایک سیٹ اپ کرنے میں اتنا آسان نہیں ہے۔ آج ٹائمز انڈیا جیسا اخبار نکالنے میں کروڑوں کا خرچہ ہے، پورا سیٹ اپ ہے، یا دوسرے میڈیا ہاؤس جو بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر میڈیا ہاؤسز کے علاوہ جو ہے انڈیویجول جرنلسٹ، اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے بہت زیادہ۔ اب ہمارے یہاں بہت سارے جرنلسٹ ہیں جو اسٹیبلش میڈیا سے نکل کر کے اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں ہاں اور وہی بہت اپنی کامیاب ہے۔ چھوٹی چھوٹی دکانیں اب ان کو جو جو ہاں تو وہ مین چلا اسٹریم رہے ہیں، میڈیا لیکن ہے۔ وہ بہت ہی انڈیپینڈنٹ، بہت بڑے لوگ تو بڑے قابل ہیں اور بڑی اچھی چیزیں چلاتے ہیں، اور بڑے اچھے جی ڈھنگ سے چلا رہے ہیں، اور اچھی خاصی ان کی کمائی بھی ہوتی ہوگی۔ تو یہ بھی ہے، یہ اب کہنا کہ صرف چند اخبارات یا چند ٹی وی چینل صرف اتنا ہی نہیں رہا، بلکہ سوشل میڈیا اور سٹیزن جرنلزم اور پتہ نہیں کیا کیا انڈیپینڈنٹلی لوگ کرنے لگے۔ اب ہر کوئی جس کے ہاتھ پہ ایک موبائل کیمرہ وہ جرنلسٹ بن گیا، جی لیکن جی اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ان کو ایتھکس معلوم نہیں، ان کو معلوم نہیں خبر کیسے کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ ہم ویریفیکیشن کیسے کریں، اسی لیے جی فیک نیوز بھی آپ کرتے ہیں۔ تو یہ سب جی چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کو اگر خیال میں رکھا جائے تو بہت حد تک صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ تو ایسا ہے کہ لڑکوں کے اندر یہ تھا کہ تہذیب اور شائستگی کے ساتھ ساتھ، اور جو سینس آف ہیومر ہے علی گڑھ کا وہ، اور برجستگی ہے، یعنی کہ کوئی بھی بات جو ہے کہنے کا سلیقہ، یعنی اگر کوئی سیریس بات کی ہے اس کو بڑے ہی ٹھنڈے مزاج سے اور ہلکے پھلکے انداز میں، اور لوگوں کو ہنسانے کے انداز میں، یہ سب چیز جی جو ہے وہ علی گڑھ کی بہت ساری یادیں ہیں جو ہمارا پوری زندگی لیے پھرتے ہیں جہاں جہاں جاتے ہیں، اور وہ یقین، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہی یقین۔ وہ علی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بانڈنگ ہے، آپ بتائیے آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ آپ کویت میں ہیں، رائٹ؟ جی جی کویت سے بامبے آپ نے کنیکٹ کر دیا، صرف ایک محبت میں کہ ایک علی نے کتاب لکھی ہے۔ تو ایسے کئی لوگ ہیں، کوئی کیلیفورنیا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی مسکت میں ہے، کوئی نہ جانے کہاں ہے،
تو اور ایک دوسرے کا بانڈنگ جیسے پتا چلتا ہے کہ صاحب یہ علی گئے، وہ دل اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ دل کھول کے اس کے ساتھ سامنے رکھتے. تو یہ چیز جو ہے، یہ ویلو جو ہے علی گڑھ کی، وہ ہمیشہ زندگی میں ہمیشہ ساتھ رہتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ علی گڑھ سے جو کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ کیا چیز لے کے آئے وہاں سے، تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور یہ چیز دنیا کا کوئی ادارہ نہیں دے سکتا. دنیا کی کوئی یونیورسٹی ایسی اخوت، ایسی محبت، اور جیسے اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے ویسے مادہ دستگاہ سے محبت ہوتی ہے. دنیا کا کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جس کے کمرے پہ جا کر کے روئے لوگ. اور یہاں ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ لوگ لپٹ کر کے دیواروں سے روئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم بہت ہی ایک الگ ہی بانڈنگ ہے. It's very typical of AMU. اور یہی دعا ہے. وجی بھائی بہت دلچسپ گفتگو رہی، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. آئی نو آپ کو ابھی کہیں نکلنا بھی ہے، آپ بیرون ملک بھی جا رہے ہیں. بہت ساری دعائیں، اور انشاءاللہ کنیکٹڈ رہیں گے. اور خدا حافظ. جی بہت بہت شکریہ، اور آپ اپنا خیال رکھیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. خدا حافظ. السلام علیکم.